सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रश्नों के माध्यम से इस श्रृंखला में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हम लोग पढ़ रहे हैं। आज भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम लेक्चर हम देने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और मेरा पूरा लेक्चर आप ध्यान से पढ़ें। यदि आप समीक्षा अधिकारी में अच्छा नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अन्य जगह ना पढ़ें या उसको पाने से आप नंबर नहीं पाएंगे। अपने अनुभव को मैं प्रयोग कर इसको लाया हुआ हूं और मैंने आपको बताया कि मेरा उद्देश्य है तथ्यों का विश्लेषण करना, क्वेश्चन गिनाना नहीं। इसलिए मैं बहुत प्रश्न नहीं ले रहा हूं। कम ही प्रश्नों में समय ज्यादा निकल जा रहा है क्योंकि विश्लेषण मैं विस्तार से कर रहा हूं। तो उसको ध्यान से आप सुने और देखें, निश्चित ही आपको लाभ होगा, ये आप खुद बताएंगे। तो आज चौथा लेक्चर है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का, उसको आज देखिए। पहला है नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना या पृथक मुस्लिम राष्ट्र राज्य का प्रस्ताव किसने लाया था भारत में? नंबर ए आगा खां, नंबर ए आगा खां, नंबर बी मौलाना आजाद, नंबर बी मौलाना आजाद, नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना और नंबर डी मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही उत्तर होगा डी मोहम्मद इकबाल। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक कालजयी गीत लिखा था भारत के प्रशंसा में। लेकिन ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में जो मुस्लिम बाहुल इलाका है उसको मिलाकर एक अलग पृथक मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना किया था। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिनको अलम्मा मोहम्मद इकबाल कहा जाता है। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं। अब इनके बाद की घटनाएं सारी हैं कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाउ एंड नेवर नामक अपने एक लेख में पाकिस्तान नामक पृथक राष्ट्र की कल्पना किया था और बाद में जिन्ना अड़ गए। जिस जिन्ना को नमाज पढ़ना नहीं आता था, लेकिन यह बात की है। सबसे पहले इस राष्ट्र की एक पृथक खालिस मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना इसी मोहम्मद इकबाल ने ही किया था। हालांकि मोहम्मद इकबाल की कालजयी सारे जहां से अच्छा एक कालजयी गीत है। हो सकता है भारतीय भावना से प्रारंभ में प्रेरित रहे हों, लेकिन बाद में निश्चित एक अलगाववादी भावना से प्रेरित होकर एक अलग खालिस मुस्लिम राष्ट्र की भावना से वो अंतिम समय में प्रेरित होने लगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिकी पत्रकार जो गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के समय था, नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था? नंबर ए लुई फिशर, नंबर बी विलियम एल सीवेर, नंबर सी वेब मिलर और नंबर डी नेगली फार्सन। तो सही उत्तर होगा लुई फिशर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ लुई फिशर नामक अमेरिकी पत्रकार उनके साथ ज्यादा समय तक था। ठीक है ना? ये प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सही नहीं है, के बारे में सही नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको जरा देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य नहीं है। पहले ए है गांधी जी ने नेतृत्व किया, गांधी जी ने नेतृत्व किया इसका। नंबर बी नेतृत्व विहीन आंदोलन था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था। नंबर सी कांग्रेस असंवैधानिक संस्था
कांग्रेस असंवैधानिक संस्था घोषित, असंवैधानिक संस्था घोषित। और नंबर डी स्वतः स्फूर्त आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। तो सही उत्तर क्या हो सकता है भाई, जरा देखिए। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, कांग्रेस असंवैधानिक संस्था घोषित, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो सही उत्तर होगा कि गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। सुबह 9 बजे भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेता पकड़ लिए गए। गांधी जी को आगा पैलेस में रखा गया, बाकी सारे नेताओं को अहमदनगर के किला में रखा गया। जनता को जब यह बात पता चला तो जनता ने स्वयं नेतृत्व शुरू कर दिया अपना, यानी यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त था और कांग्रेस असंवैधानिक संस्था घोषित हुई। तो गांधी जी भले इस आंदोलन को छेड़ने का संकल्प करने वाले तो थे, लेकिन नेतृत्व नहीं कर रहे थे। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसका कोई नेता नहीं था। हालांकि नेताओं ने जगह जगह पर इसका, चाहे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो बहुत सारे नेताओं ने इसको साथ दिया, ऐसा नहीं है। होल्स और इंडिया लेवल पे इसका कोई नेता नहीं था, इसलिए नेतृत्व तो सही होगा गांधी जी ने नेतृत्व किया। यह बात गलत है, गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था, शुरुआत करने का उनको जाता है, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब या किस तिथि को अंतरिम सरकार की घोषणा की थी सिंगापुर में? तो नंबर ए है 23 अक्टूबर 1943, नंबर बी है 21 अक्टूबर 1943, नंबर सी 22 अक्टूबर 1943 और नंबर डी है 24 अक्टूबर 1943। तीनों 43 ही दे रखा है। सही उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943, 1943 सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम भारतीय सरकार, स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। कई सारे देशों ने इसको मान्यता भी दे दी थी। आश्चर्य की बात यह भी देखिए, और कहां आश्चर्य था, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहले तो यही दिख रहे हैं। अब भले संवैधानिक न लोग दिखा रहे हो, कानून नहीं बना या जो बना जो कह लीजिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यश ऐसा था, प्रतिभा ऐसा था कि पूरी दुनिया लोहा मानती। उनका अंतरिम सरकार घोषित करना और उसका प्रधानमंत्री या सर्वेसर्वा बनना, और दुनिया के कई सारे देशों ने उसका अनुमोदन या समर्थन कर देना असाधारण बात थी, जो एक संयोग मात्र नहीं था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले, CR दास, BC पंत, BG तिलक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। CR दास माने चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु चित्तरंजन दास भी कहा जाता है, बंगाल के नेता। जब बंगाल नगर पालिका के मेयर बने CR दास, तो कार्यकारी अधिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया। ये वही CR दास हैं जो 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। ये वही चित्तरंजन दास हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास। इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जैसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक गुरु MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे।
उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था? 1946 में आया कैबिनेट मिशन, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के पक्ष में भारत का कौन सा नेता था? नंबर ए गांधी जी, नंबर बी पटेल, नंबर सी जिन्ना और नंबर डी नेहरू। इन चारों लोगों में कौन जो है कैबिनेट मिशन के सारे प्रस्ताव को सहर्ष मान रहा था? तो वो थे गांधी जी। गांधी जी का यह स्टेटमेंट याद करिए जिसमें गांधी जी ने कहा था कि कैबिनेट मिशन की योजनाओं में वो प्रस्ताव है जो भारत के सारे दुखों को दूर कर देगा, लोगों के आंसू पोंछ देगा। नेता एक गांधी जी के स्टेटमेंट है, यानी गांधी जी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को पूरा समर्थन करते थे, पक्ष में थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा के गठन के सिफारिश की थी? साइमन कमीशन, सीआर फार्मूला, कैबिनेट मिशन और वेबल योजना। 1946 में आए कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव किया था कि भारत का संविधान बनेगा और भारत की संविधान बनाएगी संविधान सभा। और आप यह भी जानते होंगे कि इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जिसने किया था। जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था संविधान। तो संविधान सभा किसके द्वारा बनाया गया था? किसके प्रस्ताव से? कैबिनेट मिशन। सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने किस दिन मनाया था? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। जिन्ना जैसे धूर्त और मक्कार नेता ने जब यह देखा कि संवैधानिक तरीकों से भारत से अलग पाकिस्तान नहीं मिलने वाला है, तो जिन्ना की धूर्तता और मक्कारी चरम पर पहुंच गई और उसने मुस्लिम कट्टरपंथियों के हिंसा को भड़काया और उसने नारा दिया कि अब पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम सीधे कार्रवाई करें, डायरेक्ट एक्शन। 16 अगस्त 1946 को, और इस जिन्ना ने सीधे हिंसा को दावत दिया था। हजारों लोग बंगाल में मारे गए, पूरे भारत में हजारों लोग इसी डायरेक्ट एक्शन डे के दिन मारे गए थे। उस जिन्ना को हम इस देश से बड़े शांति से बाहर जाने दिए। अच्छा, इतिहास की एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना रहा है। सामान्य अपराध के लिए एक व्यक्ति को फांसी की सजा तक दे दी जाती है, लेकिन राजनीतिक हिंसा करने वाले ऐसे नेताओं को, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, कुछ नहीं दिया जाता दंड। खुलेआम वो जीवन जीता है। इस दुनिया में राजनीतिक हिंसा करने वाले करोड़ों लाखों लोग रहे हैं जिनको कोई दंड नहीं दिया गया आज तक। और एक व्यक्ति अगर एक अपराध कर देता है तो उसको मृत्युदंड तक दे दिया जाता है। हजारों लाखों लोगों को मारने वालों को एक दंड नहीं दिया जाता। राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है, ये मानने वाले बड़े कम लोग थे इस पृथ्वी पर। दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने राजनीतिक हिंसा को धर्म विरुद्ध माना है, वो था अशोक। वो अशोक था। जब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है। स्वयं उनके गुरु महात्मा बुद्ध भी राजनीतिक हिंसा को धर्म विरुद्ध नहीं मानते थे, और लिच्छवियों और अजात शत्रु को लिच्छवियों से निपटने का पूरी रणनीति बताया था उन्होंने। तो राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है। दुनिया के इतिहास का केवल एक व्यक्ति मानने वाले थे, वो था सम्राट अशोक। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? नंबर 1 क्रिप्स मिशन, नंबर बी वेवल योजना,
नंबर सी माउंटबेटन योजना, नंबर डी अगस्त प्रस्ताव। तो नंबर सी है माउंटबेटन योजना, जो 1947 में माउंटबेटन योजना आया था। माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना भी कहा जाता है। ये वही माउंटबेटन योजना है जिसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक या अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद से पारित हुआ था। तो भारत के स्वतंत्रता का जो आधार है माउंटबेटन योजना ही बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद से कब पारित हुई? तो ऑप्शन यहां दिया हुआ है जनवरी 1947, नंबर बी जुलाई 1947, नंबर सी जुलाई 1946 और नंबर डी नंबर डी जो है वो अगस्त 1946, 1946। देखिए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था और 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। तो उत्तर क्या होगा? जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ ब्रिटिश संसद से, जिसके बाद भारत के स्वतंत्रता पर मोहर लग गया, वो था 18 जुलाई 1947। भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया, आपको लगता होगा बहुत सरल है, मैंने इसको इसलिए लिया ताकि इसको कंफ्यूजन दूर करा दूं। देखिए, अगर ये पूछे कि आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन थे ही उस समय, तो आप अलग उत्तर तो लगाएंगे। अगर ये आ जाए कि आजादी के बाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, भारतीय व्यक्ति, तब तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और कहते आजादी के बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी सी राजगोपालाचारी होगा, क्योंकि राजगोपालाचारी के बाद राष्ट्रपति प्रणाली आ गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम, भाई प्रथम थे ही वो राजगोपालाचारी, भले आजादी के बाद बने, और अंतिम भी वही थे। तो दोनों उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। किस अधिनियम के तहत चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? देखिए, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1600 में कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया भारत से व्यापार करने का। मैंने ब्रिटेन का कोई और व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था भारत से, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। लेकिन 1813 में एक एक्ट आया, चार्टर एक्ट, जिसके तहत कंपनी का एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया, यानी अन्य ब्रिटिश लोग भी यहां से व्यापार कर सकते थे। केवल एक एकाधिकार रखा गया, भारत से चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार। दो पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आज भी 1813 में भी अधिकार था, लेकिन 1813 में बाकी एकाधिकार उसके समाप्त कर दिए गए। तो यह प्रश्न एक साथ आ सकता है। हालांकि 1833 में चीन से भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1813 के एक्ट में जो है वो केवल चाय और चीन को बस रखा गया था, उसके साथ एकाधिकार दिया गया था, बाकी सारे एकाधिकार जो हैं। तो ये प्रश्न ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया? तो उत्तर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत, 1861 के एक्ट के तहत, 1892 के एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत? सही उत्तर होगा 1861 के। 1861 के काउंसिल एक्ट के तहत
गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश की जो संकल्पना है भारत में यहीं से आई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मिली। अगला प्रश्न है, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में 3 उच्च न्यायालय किस सन में खोले गए? बॉम्बे, कलकत्ता, तीनों एक साथ खोले गए। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में तीनों स्थानों पर एक एक उच्च न्यायालय किस सन में खोले गए? 1862, 1851, 1871, 1881। सही उत्तर होगा 1862 में तीनों जगह उच्च न्यायालय खोले गए। 1862, 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास तीनों जगह हाई कोर्ट खोले गए। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तीनों जगह हाई कोर्ट खोले गए। हाई कोर्ट खुलने की यह घटना थी भारत में पहली। क्लियर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। ये 1862, हालांकि प्रश्न पत्र में थोड़ी गलत दे रखा था लेकिन हमने इसको सही कर दिया 1862। 1935 के भारत शासन अधिनियम या 1935 के अधिनियम को भारत के किस नेता ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र। नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा था इसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन नहीं है। उन्होंने इसको गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था, कैंसर के समान माना था। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद शब्दों के हेरफेर के माध्यम से इसी भारत के संविधान में शामिल है। 200 से अधिक अनुच्छेद तो हैं ही। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक तो उसको गुलामी का अधिकार पत्र लोग कह रहे हैं, सारे भारतीयों ने उसकी आलोचना भी की और भारत के संविधान में सबसे ज्यादा वही है। सबसे ज्यादा भारत का अगर एग्जाम में आ जाए कि कहां से लिया गया भारत के संविधान के प्रावधान, तो 1935 का अधिनियम लगाइएगा। अब ये तो आज तक समझ में नहीं आया ऐसा हुआ कैसे। ये आपके सोचने का विषय है, आप जरूर सोचिए इस पर। ऑपरेशन पोलो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑपरेशन पोलो निम्न में से किस घटना से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन पोलो, भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर 20 सविनय अवज्ञा आंदोलन, जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई, नंबर डी हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई। ठीक है ना? हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई। सही उत्तर होगा हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई। हैदराबाद के निजाम ने सबसे ज्यादा परेशान किया भारतीय रियासत, हैदराबाद रियासत ने भारत में मिलने में सबसे ज्यादा परेशान किया। हैदराबाद के निजाम ने रजाकार नामक एक आतंकवादी संगठन को वहां का शासन दे दिया जिसने जम के लोगों का हत्याकांड किया। तो सरदार पटेल ने वहां एक सैन्य अभियान किया जिसको उन्होंने पुलिस कार्रवाई का नाम दिया, लेकिन था वो सैन्य अभियान। उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। पोलो इसलिए क्योंकि वहां हैदराबाद में पोलो के बहुत बड़े बड़े मैदान थे, इसलिए उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। था वो सैन्य अभियान, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को उसको सैनिक कार्रवाई बताया गया और हैदराबाद के निजाम ने हथियार डाल दिया। और हैदराबाद जो है वो 1948 में कहां मिल गया? भारत में मिल गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के विरुद्ध। तो ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष मैंने विस्तार से अपने 4 लेक्चरों में कोशिश करके उसके ज्यादा प्रश्नों को मैंने ले लिया है। अब नए लेक्चर में मैं पॉलिटिक्स शुरू करूंगा, आप विस्तार से पढ़िए ध्यान से। अगर आप सभी लोगों का पूरा समर्थन रहा तो
तो क्रैश कोर्स भी चलाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के उत्साह पर कि आप लोग कितने अच्छे से इसको देख रहे हैं, तो उस पर निश्चित ही मैं कोशिश करूंगा कि समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने के पहले, लेकिन तभी जब उत्साह होगा आप लोगों का। परिश्रम में उत्साह तभी हमको भी आएगा जब आप लोगों को ये लाभ दे रहा होगा। मेरा तो उद्देश्य आपको लाभ देना है, ठीक है ना। चलिए एक नए लेक्चर के साथ अब पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।